अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के सवाल को लेकर के अपने कार्यालय से सदन पैदल जाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रदेश की सरकार हिटलरवादी रास्ते पे चलते हुए उनको रास्ते में रोकने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर ने एक कविता सुनाई, छोड़ो मेहंदी खड़क उठा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आए। ये जो सरकार है ये सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इस सरकार तो कह रही है राम राज का हर्षित भय गए सब सुख। अगर नीति और नियत दोनों ठीक होती तो कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की ठीक होती। बनारस के अंदर भी बहुत चर्चित माफिया है, उनकी पत्नी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विधान परिषद में हार गया। आप विजय सिंह की बात करते हैं। भाजपा कहती है इन्हें सपा भी संरक्षण देती रही है मौके मौके पर। मैंने कहा कि अगर हमारे ऊपर तो आरोप सबका है, मुख्तार का, अतीक का, हम तो सबको संरक्षण देने का आरोप हमारे ऊपर लगता रहा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबको पता है कि कब किस पाले में खड़े होंगे ओम प्रकाश राजभर, ये शायद उनको भी नहीं पता। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना और जनता की आवाज़ को जनता के बीच में उठाना। हम महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को, किसान के सवाल को, नौजवान के सवाल को लगातार उठा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कृतिनिधि पांडे जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे चूँकि 28 और 29 तारीख को सपा का अधिवेशन होने वाला है और तमाम मामले, अभी विधानसभा का सत्र चला उस पर, और सपा की अब क्या राजनीति है, आने वाले समयों में जो लोकसभा का चुनाव है उसे सपा कैसे देखती है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। स्वागत है कृतिनिधि जी आपका हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं चर्चा की। पहला सवाल आपसे ये कि अधिवेशन हो रहा है और समाजवादी पार्टी 22 के चुनाव में जो उम्मीद थी उससे काफ़ी पीछे रह गई। अधिवेशन में क्या नया होने वाला है और इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम 2022 के जहाँ तक चुनाव की बात है, 2022 के चुनाव में सीटें जरूर हमारी कम हुई हैं, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है पहली बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 36% वोट मिलने का काम समाजवादी पार्टी को। सीटें भी हमारी बढ़ी, लेकिन हम सरकार बनाने की तरफ अग्रसर थे, लेकिन सरकार बनाने से हम चूक गए। हम उन तमाम पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि कहाँ से चूक हो गई, कौन सी बात हम जनता तक पहुँचाने में असमर्थ रह गए। तो इन तमाम पहलुओं पर भी विचार विमर्श हो रहा है और 2024 की लड़ाई की तैयारी में भी है। आप देख रहे होंगे लगातार हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। हम लोगों को गांव-गांव जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के सदस्य बने, प्रारंभिक मेंबर भी लोगों को बना रहे हैं और एक्टिव मेंबर भी बना रहे हैं, और दोनों बड़े पैमाने पर लोग बन भी रहे हैं पूरे प्रदेश। 28 तारीख को लखनऊ के अंदर रमाबाई अंबेडकर मैदान में राज्य सम्मेलन है, जहां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और हर जनपद से उत्तर प्रदेश के डेलीगेट्स सेलेक्ट होंगे, जो एक्टिव मेंबर होंगे उसमें से डेलीगेट्स बनेंगे और वो डेलीगेट्स उस राज्य सम्मेलन में भाग लेंगे। और 29 तारीख को पुनः रमाबाई अंबेडकर मैदान में राष्ट्रीय सम्मेलन में, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुनः चुनाव। तो ये दोनों कार्यक्रम लखनऊ के अंदर होंगे और हमें उम्मीद है कि उसमें राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पास होंगे और 2024 लोकसभा चुनाव की एक रूपरेखा तय पेश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। चलिए, सम्मेलन से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। सम्मेलन, चूंकि विपक्ष का, आपके विपक्ष का जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिकों, वो एक सिर्फ माध्यम है। जैसे कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी चुना जाए, जैसे अभी गहलोत को बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन चलती है 10 जनपद की। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को फिर बस घोषित कर दिया जाएगा, चुनाव की जैसी कोई प्रक्रिया तो है नहीं। देखिए, राज्य सम्मेलन हो या राष्ट्रीय सम्मेलन हो, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है और डेलीगेट्स उसमें उत्तर प्रदेश के सेलेक्ट होंगे। कोई चुनाव तो लड़ने वाला नहीं रहा उनके खिलाफ। अब कोई लड़ने वाला नहीं है तो ये अलग बात है। कोई लड़ना चाहेगा तो लड़ने की व्यवस्था है, वो लड़ सकता है। दूसरी बात, हम जो लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हो चाहे हमारी पार्टी पे लगा रहे हो, जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनका चुनाव कैसे हुआ था? कौन से चुनाव से आए थे? कौन से डेलीगेट? वो कहते हैं हमारे वहाँ एकदम एक तरीका है तय करने का, हमारे खिलाफ कोई नहीं लड़ा, तो कोई चुनाव उनका हुआ ही नहीं, निर्विरोध हुए, कोई चुनाव लड़ा, कोई चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं अडॉप्ट हुई।
आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, कोई चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई, किसी सम्मेलन के माध्यम से हुआ। ये जो दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, अपने क्यों नहीं देखते आईना? ये भारतीय जनता पार्टी को स्वयं आईना देखना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी जी को किस प्रक्रिया से, ये तो मध्यावर्ती व्यवस्था थी, स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी का आपको मैं बताऊं 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था और 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद एक नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। फिर कोई प्रक्रिया बिना अपनाए एक पत्र जारी कर देना कि अब इनके जगह ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव लोग कह रहे हैं फिर उसी बंद कमरे में ट्विटर और फेसबुक वाली राजनीति कर रहे हैं, उन्हें नहीं निकलना चाहिए? उत्तर प्रदेश में आगामी 24 का चुनाव है। देखिए, राहुल गांधी चल रहे, उनका अपना विषय है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है। जहां तक आदरणीय अखिलेश यादव जी विपक्ष की भूमिका में तो अखिलेश यादव मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका में हम हैं और इस बात को तो अब विपक्ष की कुछ नेता भी मान रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। पिछले दिनों मायावती जी का ट्वीट भी आपने देखा होगा, वो हमारी भूमिका की भी सराहना कर रही हैं, विपक्ष की भूमिका सही दिशा में जा रही है। और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के सवाल को लेकर के अपने कार्यालय से सदन पैदल जाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रदेश की सरकार हिटलरवादी रास्ते पे चलते हुए उनको रास्ते में रोकने का काम करते हैं। आखिर हम सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहा। सदन के अंदर भी देखिए तमाम सवाल हमने पूछा, शिक्षा मित्रों के समायोजन का सवाल हो, गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान का सवाल हो, हमने पूछा कि जो आपने संकल्प पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, इन तमाम किसानों के सूखे और बाढ़ से जो नुकसान है उसके राहत सामग्री कब तक मिलेगी। हम लगातार सदन के अंदर सरकार ने जवाब दिया कि हम शिक्षा मित्रों को समायोजन करने पे कोई विचार फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हमारी जो नीति है उसी के तहत करके। किसानों को मुफ्त बिजली देने की कह रहे हैं, कोई योजना नहीं है। संकल्प पत्र में जो बात कही वो झूठी है। उन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हमको देना ही नहीं उसमें। गन्ना किसानों का भुगतान तो बताती है सरकार, लेकिन बकाया कितना है ये कभी नहीं बताने का प्रयास करते। 100 दिन में भुगतान होता तो आज भी हजारों करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान है, बकाया भुगतान। और लगातार हम लोग सदन में पूरी मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। चलिए सदन पे आते हैं। अभी सदन के अंदर एक महिला विधायकों के लिए दिन रखा गया, अच्छी पहल रही और समाजवादी पार्टी की मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर ने एक कविता सुनाई, छोड़ो मेहंदी खड़क उठा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मुझे दिसंबर 2021 का एक वक्त याद आया जब अखिलेश यादव रथले के चुनाव की तैयारी के लिए निकल रहे थे। उस समय राजकुमार भाटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, उनकी एक प्रस्तुति आई कि, और उसमें एक लाइन थी, एक गीत आया था, उसमें एक लाइन थी कि मुरलीधारी कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। कौन क्या कहना चाहता है? राजकुमार भाटी कह रहे थे अखिलेश आ रहे हैं और रागिनी सोनकर ये कह रही हैं कि अब गोविंद ना आएंगे। क्या माना जाए? देखिए, राजकुमार भाटी जी जो ने कहा, वो इलेक्शन हो रहा था, तैयारियां चल रही थी, उस वक्त एक गीत आया था कि मुरलीधारी वेश बदल के आ रहा है, अखिलेश आ रहा है, लेकिन अखिलेश की सरकार बन नहीं पाई। और आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, चाहे मैं तो आपको 2-3 घटनाओं का उदाहरण दूंगा। आप प्रतापगढ़ की उस घटना को याद करिए जहां एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, मां थाने में न्याय मांगने जाती है और मां के साथ भी बलात्कार थानेदार करता है। आप लखीमपुर खीरी की घटना देखिए, एक दो दलित बहनों के साथ किस तरीके से रेप की घटनाएं हुई, हत्या हो गई। आप मुरादाबाद की घटना अभी तत्काल की, उसको देखिए, हाथरस की पिछली सरकार की इनकी घटना। तो जो रागिनी सोनकर ने कहा, वो वर्तमान के हालात पे कहा कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की तरफ ही रहा था। ये इशारा उनको बताया जा रहा था, बेटियों की तरफ इशारा था, महिलाओं की तरफ इशारा था कि ये जो सरकार है ये सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इस सरकार तो कह रही है राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। मैं बता रहा हूं, मैं आपको 2-3 उदाहरण दे दिया, मैंने आपको 2-3 घटनाएं बताई। और एनसीआरबी के अगर आंकड़ों का जिक्र करेंगे तो महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सरकार ये कह रही है कि जो भी घटना हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। घटना तो नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन जो भी घटनाएं हो रही है उस पर तुरंत
कार्यवाही करके हम ये निर्देश दे रहे हैं कि भाई सरकार का नीति स्पष्ट है, अगर सरकार के नियमों को कोई तोड़ेगा तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी। सरकार की अगर नीति और नियत दोनों ठीक होती तो कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की ठीक होती। बनारस के अंदर भी बहुत चर्चित माफिया है, उनकी पत्नी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विधान परिषद में हार गया। आप विजय सिंह की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके साम्राज्य पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? आप जौनपुर चलिए, जिस धनंजय सिंह को पुलिस लगातार खोजती रही ना, वो क्रिकेट खेलते नजर आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। भाजपा कहती है इन्हें सपा भी संरक्षण देती रही है मौके मौके पर। मैंने कहा कि अगर हमारे ऊपर तो आरोप सबका है, मुख्तार का, अतीक का, हम तो सबको संरक्षण देने का आरोप हमारे ऊपर लगता रहा, लेकिन अगर मुख्तार और अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो इन जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहां बीजेपी सरेंडर क्यों कर देती है? इनका उम्मीदवार हार जाता है, इनके जिला पंचायत सबसे ज्यादा, इनके प्रधान सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में, उसके बाद भी उनकी पत्नी चुनाव जीत कैसे जीत जाती? इसका मतलब सरकार कहीं न कहीं ऐसे अपराधियों को पलवित और पोषित कर रही है सरकार। चलिए ओम प्रकाश राजभर पे आते हैं, गठबंधन में थे और अब योगी आदित्यनाथ से जाकर मिल रहे हैं और मिलने के पहले तमाम आरोप अखिलेश यादव पर, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबको पता है कि कब किस पाले में खड़े होंगे ओम प्रकाश राजभर जी, शायद उनको भी नहीं पता है। और सरकार छोड़ के आए थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कर रहे थे, और मैं एक नहीं कई बार कह रहा हूं, आज फिर आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मसला मुलायम सिंह यादव जी ने उठाया, जिन 17 जातियों को, पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए 2016 में हमने कैबिनेट से पास करके भारत की सरकार को भेजने का काम किया, जिसको मोदी पार्ट 1 की सरकार में थावर चंद गहलोत साहब मंत्री थे, उन्होंने खारिज कर दिया कि ये अति पिछड़ी जाति के लोग शेड्यूल कास्ट में जाने लायक नहीं है। आज फिर उनकी वकालत करने वाले लोग सरकार में हैं, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की भी करीबियां बीजेपी से लगभग बढ़ रही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी इन 17 अति पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं करने जा रही। ये केवल गुमराह कर रही है। सत्र बीत गया, सत्र से पहले चर्चाएं बहुत तेज थी, तमाम चैनलों पे डिबेट्स, तमाम समाचार पत्रों में खबर की योगी जी पहल कर रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद पहल कर रहे हैं, लेकिन हाल क्या है? उसी ढाक के 3 पात, सत्र समाप्त हो गया, लेकिन वो विषय चर्चा में भी नहीं आया और सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं। चलिए अब एक अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 का चुनाव है, नीतीश कुमार बिहार से पूरे देश के तरफ बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी की 24 में क्या भूमिका है और इसे आप कैसे देखते हैं? जो नीतीश कुमार का ये कहना कि अब हम प्रधानमंत्री पद के स्वघोषित उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की जो यात्रा हो रही है और कांग्रेस परिवारवाद से बाहर जाकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रही है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाती है ये चुनाव के बाद उनके यहाँ तय होगा। ये कांग्रेस का अपना विषय है। कन्याकुमारी से कश्मीर राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, ये उनका विषय है। मेरा बस ये कहना कि गठबंधन में जाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा पहल किया, बिहार के अंदर एक अच्छा पहल किया और समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ एक सरकार बनाई और पूरे देश को एक अच्छा संदेश देने का काम किया। और कभी भी नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कभी नहीं कहा। तमाम चैनल्स के लोग पूछते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं और वही बात हम भी कर रहे हैं। तो है नहीं, उनकी दावेदारी भी नहीं है, एकदम उनका सहयोगी दल कह रहा है कि उनकी और तमाम नेता लल्लन सिंह कह रहे हैं कि मैं अगर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं उत्तर प्रदेश का, तो मैं कहूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें चाहेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो जो सहयोगी दल है, जो अपने कार्यकर्ता, वो अपने नेता की बात करेंगे, लेकिन ये सारे मसले जेडीयू के हैं ना। हम भी तो करें अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लल्लन सिंह जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तो वो जेडीयू की वकालत करेंगे, लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, मोदी विपक्ष को और भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पे सवाल पूछ रहे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। 1971 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा जी के उसके बाद एक इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी लगने के बाद जब इस देश में एक आंदोलन हुआ, तो जो विपक्ष बना उसको लीड करने वाली पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान से सत्ता से बेदखल किया था कांग्रेस पार्टी को। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भी कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था। तो प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण है, और वो विपक्ष के पास है। लेकिन उन मुद्दों को विपक्ष भुना तो नहीं पा रही, जनता लगातार वो मुद्दों बता तो नहीं पा रही है। देखिए, लगातार हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि 2022 के इलेक्शन में हो सकता है हम कहीं अपनी बात कहने में चूक गए हो, या बीजेपी लोगों को भ्रमित करने में सफल हो गए हो, दोनों बात है। लेकिन विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना और जनता की आवाज को जनता के बीच में उठाना। हम महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को, किसान के सवाल को, नौजवान के सवाल को लगातार उठा। हमारे नेता ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रकरण को भी सदन में उठाया। सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पे है। जो विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने गया है, गरीब परिवार का है, उसकी फीस 400 गुना बढ़ा दी गई, और सरकार उस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने को तैयार नहीं है, सदन में बहस करने को तैयार नहीं है। और जो कार्यकर्ता वहां के नेता को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया। ये किसी भी दशा में उचित है। इन तमाम मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में रहेंगे, और जनता के बीच में इस सम्मेलन के बाद तमाम कार्यक्रमों के तहत हम लोग जनता के साथ रहेंगे और जनता को अपनी बात पहुंचाएंगे, और इस सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेंगे, और 2024 में मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अंतिम सवाल कर देते हैं कि चाचा जी जो अभी तो आपके साथ हैं सिंबल वाइज, क्या 24 के चुनाव में भी साथ रहेंगे? चाचा जी को मना लिया जाएगा क्योंकि वो भी इस समय अलग थलग पड़े हुए हैं, और बिना उनके क्या 24 का चुनाव? हम लोगों ने तो प्रयास किया। हम लोग तो राजभर साहब को भी अपने साथ रखे थे, हम लोग शिवपाल जी को भी अपने साथ रखे थे, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा है। दोनों के दोनों नेता परेशान थे, तो हम लोगों ने कहा कि अगर इससे बेहतर कोई सम्मान देने वाला व्यक्ति मिल गई, अगर वही सम्मान है तो मुबारक है ऐसा सम्मान। अगर अपने नीति और सिद्धांतों से समझौता करके जेड प्लस लेना हो, अपने नीति और सिद्धांतों से समझौता करके, अपने लोगों से के वसूलों से समझौता करके अगर आपको राज्य सत्ता सुख प्राप्त करना हो, तो ये सम्मान उन लोगों को मुबारक हो। 2024 की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृति निधि पांडे जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ है और जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। अब देखना 24 में है और आने वाले अधिवेशन में सपा का क्या रुख होता है। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।